नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म राष्ट्र हित में शिक्षा। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। बात करेंगे दोस्तों एक नए सिद्धांत की, मनोविज्ञान में कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई, बहुत सारी गृहिणियों का कमेंट्स था कि हमें कोहलबर्ग का सिद्धांत कितने भी बार पढ़ ले लेकिन समझ में नहीं आता है। तो आज हम 5 मिनट में चिपकाने वाले हैं आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, एक ही सफलता का मूल मंत्र है। अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है तो अपने हाथ का नोट्स लिखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि अपने हाथ का हर अक्षर आपके दिमाग में क्लिक होता है। हर सिद्धांत को लिख डालिएगा, 80% नंबर वहीं से आपको गेन हो जाएंगे। तो भैया हेडिंग डाल लीजिएगा बिना टाइम स्पेंड किए हुए, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। सबसे पहले आप जिस भी सिद्धांत को पढ़ते हैं, जिसने दिया उसका सबसे पहले प्लेस आपको आना चाहिए, केवल मात्र। उसकी पूरी हमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री की जरूरत नहीं है। उसका ये देखना चाहिए कि वो कौन से देश से रिलेट करता है। जैसे अगर हम पियाजे की बात करते तो दोस्तों पियाजे हमारे थे आपके SWT से, स्विट्जरलैंड की। बाइगोस्की और पावलाव की बात करते हैं, वो रूस से थे। थॉर्नडाइक अमेरिका से थे। ऐसे ही आपको एक पॉइंट डाल लेना है, लॉरेंस कोहलबर्ग एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। सन एक बार भूल जाना, लेकिन अमेरिका नहीं भूलना है। USA ऑप्शन में आए तो मार देना। ठीक है, तो कहां से थे? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक। कौन सा नियम का सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। आप कहोगे सर एकदम से आप लेकर आ गए हमको स्टेज पर, क्या मतलब है? सुनिएगा। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि कोहलबर्ग ने कितनी अवस्थाएं दी हैं। हम पूरा डिटेल में बताएंगे। देखिएगा, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत आप सभी जानते हो। पॉइंट को, नैतिक विकास को नोट कर लेना। जब भी नैतिकता की बात आए तो हम पूरा अभी समझाएंगे। नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने 3 स्टेज को बताया है, और 3 स्टेज के साथ साथ हर एक स्टेज की 2-2 सब स्टेज हैं। तो जब भी सब स्टेज की बात करें, उपचरण की बात करें तो 6 हैं, स्टेज की बात करें, चरण की बात करें तो 3 है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी हैं? पूर्व परंपरागत 4 से 10 वर्ष, परंपरागत 10 से 13 वर्ष, उत्तर परंपरागत या 13 वर्ष से अधिक। यानी आप प्री कन्वेंशनल स्टेज की बात करते हैं तो 4 से 10 साल तक, कन्वेंशनल स्टेज की बात करते हैं 10 से 13 साल, और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज की बात करते हैं तो 13 वर्ष से अधिक। ठीक है, अब मतलब क्या है, नैतिक विकास का सिद्धांत क्या दिया है क्या नहीं। इस नैतिक विकास के सिद्धांत को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले आना चाहिए नैतिकता क्या है। आपसे कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बच्चा जब पृथ्वी पर जन्म लेता है, मां के गर्भ से जन्म लेता है, तो क्या बच्चे के अंदर नैतिकता होती है? तो भैया ये बताइए, बच्चा एक कोरा कागज या बोले कोरा स्लेट होता है। तो बच्चे के अंदर आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मनोविज्ञान की पेडागोजी में, क्या बच्चे के अंदर नैतिकता होती है? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्या नैतिकता होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि नैतिक विकास बच्चे में तभी आता है जब वो किसी समाज में रहकर आपस में अन्योन्य क्रिया करता है, या परिवार के साथ क्रिया करता है, या आस पड़ोस के साथ क्रिया करता है। ठीक है, इसके अलावा नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, मैंने बताया। इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जा सकता है। समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा, आस पड़ोस में बच्चों के द्वारा, घर परिवार में माता पिता के द्वारा नैतिक विकास डेवलप होता है। ठीक है, समझ लेना। मैं पूरे चैनल में लाइक और सब्सक्राइब की बात नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन, और आज आप ही की वजह से है नंबर 1। ठीक है, याद रखिएगा, गुरुजी वर्ल्ड परिवार बेहतरीन आपके लिए कार्य करेगा। सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। मतलब क्या है, जब बच्चा बड़ा होता है, जब बच्चा बड़ा होता है, धीमे धीमे घर से बाहर पैर निकालता है, और पैर निकालकर क्या करता है, स्कूल जाता है, आस पड़ोस में बच्चों के साथ खेल के मैदान में खेलता है, अपने विचार करता है, वो दूसरे के विचार ग्रहण करता है। तो भैया अब क्या होने लगा है, बच्चा बड़ा हो गया है, नैतिक विकास उसमें आने लगा है। ठीक है, यानी आप क्लियर हो गया कि बच्चा पैदा होता है तो नैतिक विकास नहीं होता है। जब बालक का जन्म होता है तो वह ना नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेहद इंपॉर्टेंट। बच्चा ना अनैतिक ना नैतिक होता है, वो बीच की कड़ी होता है, बल्कि वह अच्छा व बुरा आचरण समाज से सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब तक एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, जब तक वातावरण नहीं मिलेगा, पर्यावरण नहीं मिलेगा, बच्चों की अन्योन्य क्रिया नहीं होगी, समाज की अन्योन्य क्रिया नहीं होगी, या आस पड़ोस का वातावरण इफेक्ट नहीं करेगा, तब तक नैतिक विकास का संभव नहीं है। ठीक है,
अब बात करते हैं कोहलबर्ग की स्टेजेस की बात, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की बात। कोहलबर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद यह बताया कि नैतिक विकास के 6 चरण हैं। हमने कहा चरण पूछे तो टिक मार देना आंख बंद करके, 3 या 6, यह डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर। भैया अगर आपसे यह पूछे चरण, तो अगर उसमें 3 ऑप्शन में ना दिया हो तो 6 मार देना। अगर आपसे उपचरण पूछे तो डायरेक्ट आपको क्या मार देना है, 6 मार देना है। जबकि चरण हमने बात करी है, हर चरण की बात करें तो 3 चरण हैं और एक एक चरण में उनके 2-2 सब स्टेज की बात करी गई है, जो अभी हम बताएंगे। ठीक है, इन 6 चरणों में प्रत्येक चरण नैतिक दुविधा को सुलझाने में अपने पूर्व चरण से अधिक परिपूर्ण है। अभी हम आपके दिमाग में क्लियर करते हैं। बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिकता या चरित्र के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, कोहलबर्ग ने यह ज्ञात किया कि कहीं ना कहीं बच्चे का नैतिक विकास, मोरल वैल्यूज कैसे कैसे उसमें जो है ये डेवलप होता है, क्या निष्कर्ष निकाला है, क्या चरित्र में डेवलपमेंट होता है, ये सारी परिभाषाएं उन्होंने 3 चरण में और एज के हिसाब से, मोस्ट पॉइंट है, एज के हिसाब से देखा कि बच्चे में क्या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो बच्चा ना तो अनैतिक होता है ना नैतिक होता है। अब हम बात करेंगे एक एक स्टेज की। अब हमें लगता है कि आपकी जो जड़ है ना कोहलबर्ग की, वो बिल्कुल मजबूत हो चुकी है। आज जरा देखिएगा, हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि कोहलबर्ग ने कितनी अवस्थाएं दी हैं। आप कहोगे सर 3, पूर्व नैतिक अवस्था यानी प्री मोरल लेवल, परंपरागत नैतिक अवस्था यानी कन्वेंशनल मोरल लेवल, आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर को ही हमने ऊपर बताया है उत्तर परंपरागत अवस्था, यानी इसको हम उत्तर परंपरागत अवस्था भी कहते हैं या आप पश्च परंपरागत अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, जो ऊपर हमने सबसे ऊपर लिखाया है, तो वहां पर बिल्कुल आपको अगर कंफ्यूज लग रहा है तो इसको हटा के क्या लिख लो, उत्तर परंपरागत अवस्था, पोस्ट लिख लेना। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल एज। अब हम बात करते हैं सर इस एज की बात करते हैं, तो हेडिंग डालिएगा पूर्व नैतिक अवस्था यानी पूर्व नैतिक स्तर यानी प्री मोरल लेवल। अब मतलब क्या है जरा समझिएगा, 1 मिनट में समझाता हूं। प्री नैतिक स्तर की बात में एक चीज आती है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है कि कोहलबर्ग के पूर्व नैतिक स्तर की एज क्या है। तो आपकी जब एज पूछे तो 4 से 10 साल के लिए बच्चों के लिए ये एज होती है। ठीक है, 4 से 10 साल के लिए ये एज होती है। अब हम बात करेंगे, ये एक स्तर है, तो जब एक स्तर है तो इसमें 2 चरण की बात करी होगी, 2 सब स्टेज की बात करी होगी। तो पहला क्या है जरा याद रखिएगा, हम यहां पर पहले बता देते हैं। पहला क्या है, आज्ञा एवं दंड की अवस्था, इसको कहते हैं स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। दूसरा है अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। अब मतलब क्या है, इस 4 से 10 साल के अंदर बच्चा करता क्या है कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग, सुनिएगा। पहली सब स्टेज के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि आज्ञा व दंड की अवस्था, कम आयु व अपरिक्व, यानी अगर हम बताएं कि परिपक्व नहीं है बच्चा, डेवलप नहीं है बच्चा, छोटा बच्चा होता है 4 से 10 साल का, बच्चा क्या करता है, अगर बच्चे को आप पुरस्कार दोगे तो वो अच्छा काम करेगा, तो वो आज्ञा का पालन करेगा और वो आगे भी अच्छा काम करता जाएगा। अगर आप पुरस्कार देते रहोगे और पुरस्कार की कामना करता जाएगा और अच्छा काम करता जाएगा। जैसे ही आप वो गलत काम करता है और आप उसको दंड देते हो तो बच्चा कार्य नहीं करेगा और दंड से क्या करेगा, डरेगा। ठीक है, तो उसको पता हो जाएगा कि कौन अच्छा काम है और किससे हमें पुरस्कार मिल रहा है, कौन अच्छा हमारे लिए है और कौन हमारे लिए बुरा है। तो दंड वाला काम वो नहीं करेगा, आज्ञा का काम करेगा अगर आप पुरस्कार दोगे। कम आयु व अपरिपक्व होने के कारण बच्चा डरता है कि काम किया जाए या ना किया जाए। अच्छा करेगा तो अच्छा फल भैया और बुरा करेगा तो बुरा फल भैया, तो इसलिए वो बुरा के लिए दंडित होता है। जब बच्चे से आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चा आज्ञा व दंड की अवस्था किससे रिलेट करता है, बच्चे की आज्ञा व दंड की अवस्था किससे रिलेट करती है, तो वो आंसर होगा आपका पूर्व नैतिक स्तर। ठीक है, अब बात करते हैं, परिवार के सदस्य बच्चे को कार्य करने का आदेश देते हैं, उस कार्य को ना किया जाने पर बच्चे हमेशा दंडित होते हैं। यानी अगर दंड देना है तो भैया बच्चा कुछ गलत करेगा,
बच्चा जब कुछ गलत करेगा तो भैया दंडित होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए दोबारा बच्चा इसको रिपीट नहीं करेगा, और अगर आज्ञा की बात करेगा तो वो दोबारा रिपीट करेगा। समझ रहे ना, मैं 3-4 बार इसको दोहरा चुका हूं, अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अहंकार की अवस्था। अब यह अहंकार की अवस्था क्या है? इसी की सब स्टेज है पूर्व नैतिक स्तर की, यानी पूर्व परंपरागत अवस्था की। इसको हम कहते हैं भैया, किसको? अहंकार की अवस्था, यानी हम कहते हैं ईगो। ईगो, अब ईगो का मतलब क्या है? अब देखिएगा, जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वह परिपक्व हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, परिपक्व होने लगता है। हाँ, ये मानता हूं पूरी तरीके से नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो समझ आ गई होगी। यदि उसको उद्देश्य से झूठ बोलने से, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा है कि यह बता दीजिएगा कि झूठ बोलने से या वह अपनी इच्छाओं के लिए कार्य करता है, अपने स्वयं के लिए कार्य करता है, तो भैया ये बताओ कौन सी अवस्था होगी? अपनी इच्छा पूरा करने के लिए उसको यह मतलब नहीं है कि वो गलत काम कर रहा है या अच्छा काम कर रहा है, ये उससे कोई मतलब नहीं। समझ रहे हो ना? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि बच्चे का झूठ बोलने से उद्देश्य अगर पूरा होता है तो ये कोहलबर्ग की कौन सी अवस्था है? ये पूर्व नैतिक स्तर का सब स्टेज है, अहंकार की अवस्था। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है, यानी भूख लगने से कोई भी चीज रखी हुई है अलमारी में और चुरा कर खा लेता है और पूछे जाने पर कहता है मैंने नहीं खाया, ठीक है, तो उसको ये मतलब नहीं है, तो ये है अहंकार की अवस्था। तो ये क्रिया अहंकार की अवस्था में आ जाती है, तो आप पूरी तरीके से समझ लीजिएगा। या एक और एग्जाम्पल बताता हूं कि जैसे 10 रुपए मुझे दिए गए और कोई खाने वाली वस्तु दो तभी मैं काम करूंगा, यानी अगर बच्चे से कहा जाए कि ये काम कर दीजिएगा तो वो बच्चा कहेगा मैं नहीं करूंगा, अगर मुझे आप 10 रुपए नहीं देंगे तब तक मैं काम नहीं करूंगा। यानी वो क्या कर रहा है? उद्देश्य को तभी पूरा करेगा जब आप उसको रुपए दे देंगे, तब वो कहेगा अब मैं करूंगा। ये अहंकार की अवस्था है। ठीक है, समझ में आया? तो हम थोड़ा सा समय ले रहे हैं, लेकिन आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए यहीं पर क्लियर करना चाहता हूं। दूसरी अवस्था क्या है? आपने एक अवस्था को पूरा कर लिया, उसके 2 चरण भी देख लिए। अब हम दूसरी अवस्था में पहुंच रहे हैं, परंपरागत नैतिक स्तर। परंपरागत नैतिक स्तर को हम कहते हैं कन्वेंशनल मोरलिटी लेवल। ठीक है, क्या कहते हैं? कन्वेंशनल मोरलिटी लेवल या फिर कन्वेंशनल स्टेज, परंपरागत अवस्था। इसमें क्या है कि इसमें बच्चा, मैंने ऊपर कहा पूर्व नैतिक अवस्था की जो एज थी वो 4 से 10 साल थी, और इसमें हम जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो एक आती है अवस्था दूसरी, परंपरागत नैतिक स्तर, जिसमें 10 से 13 वर्ष की अवस्था की बात होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि परंपरागत नैतिक स्तर कोहलबर्ग की कितने अवस्था तक है? तो 10 से 13, 12 से 14, 18 से 20, 21 से 60, इस टाइप में दे देता है। तो याद रखिएगा 10 से 13 वर्ष की अवस्था है। इस स्तर को भी 2 उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। मैंने कहा हर स्तर के 2 पार्ट को बांट दिया गया है सब स्टेजेस में। अब परंपरागत अवस्था के 2 स्टेज कौन है? एक है प्रशंसा की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, ठीक है। दूसरा है सामाजिक अवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, यानी प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अब मतलब क्या है इसको जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सब स्टेज की बात करते हैं, प्रशंसा की अवस्था। अब हम जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर कह रहा है कि स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन की बात कर रहा है। इस अवस्था में बच्चा, भाई मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं 10 से 13 साल की उम्र की बात कर रहा हूं। ध्यान है कि नहीं? मैं परंपरागत नैतिक स्तर की हम पहली सब स्टेज पढ़ रहे हैं, 10 से 13 साल की बात कर रहा हूं। इस अवस्था में लिखा है प्रशंसा की अवस्था। अब कोहलबर्ग क्या कहते हैं सुनना, इसमें बच्चे क्या, इसमें बच्चे 2 सब स्टेज में जाते हैं और क्या कहते हैं कि अगर बच्चे को लगेगा कि यह काम प्रशंसा करने वाला है तो वह दोबारा करेगा उस काम को और इच्छा करेगा कि लोगों के द्वारा वो प्रशंसनीय हो और लोग उसकी क्या करें? हमेशा तारीफ करें। ठीक है, बच्चा इस 10 से 13 साल की एज में यही अभिलाषा दूसरे से करता है कि मैं ऐसा काम करूं जिससे लोग हमारी क्या करें? तारीफ या प्रशंसा करें, एप्रिसिएशन करें। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों के लिए करता है जिससे वह प्रशंसा करें, उसको अच्छा लगना चाहिए, स्वयं अनुभूति होनी चाहिए, सुखद अनुभूति।
ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे प्रशंसा की अवस्था किस स्टेज में आती है, तो परंपरागत नैतिक स्तर में आती है। एज है 10 से 13 साल। दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चों से विशेष अपेक्षाएं करने लगते हैं, तो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है। इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिनके लिए वे परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। तो भैया अब याद रखना है कि यहां से समाज के सदस्य उन पर भरोसा भी करने लगते हैं और उनको लगता भी है कि ये बच्चा अब कहीं ना कहीं चीजें संभाल सकता है। ठीक है, तो याद रखना है परिवार हो, स्कूल हो, पड़ोस हो, मित्र हो, इन सभी से प्रशंसा बच्चा प्राप्त करने की कोशिश करता है और सफल भी होता है और भैया समाज के लिए बेहतरीन कार्य भी करता है। यानी एक वर्ड पकड़ना है प्रशंसा, तो वो हमारा किससे रिलेट कर जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा भैया परंपरागत नैतिक स्तर से। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित होता है। बच्चा समाज के प्रति अपना कार्य का बंटवारा भी स्टार्ट करता है और दूसरे लोगों से चाहता है कि वो मेरी प्रशंसा करें। बस ये हमारा देसी भाषा में एक वर्ड याद रख लेना। ठीक है, दूसरी स्टेज क्या है परंपरागत की, खूब आपने सुनी होगी हाइनाइज की थ्योरी, मैं वो नहीं सुनाना चाहता है ना, किसने दबा चुराई क्या नहीं, लेकिन बस मैं आपको मेन मुद्दे की बात बता रहा हूं। दूसरा हमारा स्टेज है सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था। सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था यानी स्टेज रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। अब समाज के बारे में आप खुद ही एक वर्ड पकड़ लो कि सामाजिक से रिलेट करता है, सामाजिकता से रिलेट करता है। सामाजिकता से रिलेट करेगा तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नैतिक विकास की उप अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह समझ लेना मेरी बात, परंपरागत में एक पॉइंट आया है नैतिक विकास। नैतिक विकास की यह उप अवस्था है और यह सबसे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। कोहल वर्ग के अनुसार समाज के ज्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाती है, यानी यह नैतिक विकास का स्टार्टिंग का चरण है। ठीक है, स्टार्टिंग का यह चरण है और यह चाहता है कि बच्चे में नैतिकता को डेवलप किया जाए। तो नैतिक कहां से आ रही है, कौन से सिद्धांत से आ रही है, कौन से चरण से आ रही है, वो कोहल वर्ग के परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 13 वर्ष की एज में आ रही है। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि वह उसकी प्रशंसा करता है। नॉर्मल सी बात है, आप सिंपली बात करते हो क्योंकि हमने अभी पहले की बात कर रहा है तो हम उसमें प्रशंसा की बात कर चुके हैं। अब वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है, यानी अब समाज ही सर्वोपरि है, उसके नियम क्या है, कानून क्या है, कायदे क्या है, उसको समझने की वो कोशिश करता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अभी जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर थोड़ा सा लगेगा कि हाँ बोरियस है, ये लॉरेंस कोहल वर्ग का सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत है, लेकिन हम आपको वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। अब हम बात करेंगे, 2 स्टेज आपने खत्म कर ली, लास्ट स्टेज की बात करने वाले हैं, वो देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो बस केवल आप वॉच करिएगा, पूरा वॉच कर लीजिए, मजा आ जाने वाला है और मैं ये देखूंगा कि लास्ट में कितने लोगों ने यहां पर किया है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इस सिद्धांत यानी कोहल वर्ग के सिद्धांत का अंतिम जो है चरण है उत्तर परंपरागत अवस्था यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो देखिएगा यहां पर भी 2 हमारे सब स्टेजेस की बात करी गई है। पहला है समाज के साथ संबंध और दूसरा है सार्वभौमिक संबंध। अब इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि समाज के साथ संबंध यानी आप वह काम ना करें, यानी बच्चा वह काम नहीं करना चाहता है और वह काम से डरता है जिससे समाज के साथ उसका समझौता टूटे। तो बस याद रखिएगा, कोई भी बालक इस अवस्था में समाज लिख लेना, यहां पर समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है, वह नहीं चाहता कि समाज के साथ उसका समझौता टूटे। इस अवस्था में बालक समाज के साथ समझौता करता है और कहीं ना कहीं समाज के साथ संपर्क बनाता है। कैसा, बहुत प्रगाढ़ और मजबूत संपर्क बनाने की कोशिश करता है, जिससे वह चाहता है कि समाज के साथ हमारा संबंध ना टूटे। सामाजिक नियमों का पालन, क्वेश्चन आया कि सामाजिक नियमों का पालन कब करता है बच्चा, तो याद रखना है उत्तर परंपरागत अवस्था में करता है। ठीक है, इस अवस्था में वह समझने लगता है कि यदि समाज में सहमति है, सामाजिक नियम को बदला भी जा सकता है और वह समझ जाता है कि सामाजिक नियम निश्चित नहीं होते हैं, समाज में कुछ नियम बदले भी जा सकते हैं और कुछ नियम उनमें सुधारा भी जा सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारी सब स्टेज है कि सार्वभौमिक संबंध। सार्वभौमिक संबंध में क्या है कि इस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है, अपने विवेक का प्रयोग करता है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो कुछ नियम अपने आप से बनाता है जो समाज के लिए अच्छा है, और वह देखता है कि समाज में क्या अच्छा क्या खराब है, खराब चीज़ों को वो निकालता है। यानी जब आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि समाज के प्रति बच्चा कब नैतिकता के बारे में प्रगाढ़ संबंध बनाता है, या वो अपने नियम को बनाता है, या वो अपने यह समझने में सक्षम हो जाता है कि समाज के लिए क्या अच्छा क्या सही नहीं है, क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक है, तो यह हमारी उत्तर परंपरागत अवस्था की सब स्टेज सार्वभौमिक संबंध में जाएगी। ठीक है, इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है, यानी समाज के प्रति अगर वो नकारात्मक रूप से जाएगा तो समझ लीजिएगा समाज का पतन भी निश्चित है। इसलिए वो मन से कार्य करता है, नैतिकता के बारे में सोचता है, और वो वही दशा में काम करता है जिसके लिए समाज के लिए ये सोचता है कि क्या समाज के लिए नियम हम जो बना रहे हैं या हमारे लिए या समाज के लिए अच्छे हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना है कि समाज की बात आए, नैतिकता की बात आए तो वो उत्तर परंपरागत अवस्था में जाता है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि बहुत मेहनत लगाई है समझाने में, समय जरूर लिया है, लेकिन भूलोगे नहीं आप। तो दोस्तों यहाँ पर जय हिंद, वंदे मातरम। अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नीचे एक बार लिंक पर आप क्लिक जरूर कर लेना। आपको खुद 10-10 मिनट में हमने सारे सिद्धांत को 10 मिनट में समझाया। यही सिद्धांत केवल है जो आपका बड़ा सिद्धांत हो गया है। ठीक है, 10 मिनट में हर सिद्धांत को कंप्लीट करिएगा, नोट डाउन करिएगा और सफलता में फतेह करिएगा। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएंगे, और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले टेलीग्राम आप कैसा भी लिख लीजिएगा। ठीक है ना, टेलीग्राम लिखना चाहिए, आप कैसा भी लिखेंगे। और टेलीग्राम को डाउनलोड करने के लिए सर्च ऑप्शन में जाएंगे, लिखेंगे, बाकायदा आपका टेलीग्राम खुल जाएगा और इस तरीके का कुछ लोगो आएगा। इसको जो है आप देखेंगे और इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप क्या होगा, इस तरीके से आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद आप जैसे ही आप व्हाट्सएप में चीज़ें करते हो, नंबर डालते हो, क्या करते हो, है ना, वैसे तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम में जाके सर्च ऑप्शन में डालेंगे क्या, जी हाँ, गुरुजी वर्ल्ड डाल देंगे। JU, बड़ा स्पेलिंग का बहुत ध्यान देना, एक स्पेस भी जरूर देना है, WORLD। ठीक है, तो आपने ये दे दिया। इसके बाद जो है आपने क्या किया कि बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब देखो कौन सा ग्रुप यहाँ पर देखना है कि कौन सा ग्रुप हम देखें, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ये भी है, ये भी है, ये सभी फेक है। कौन से, ये सभी फेक है। आपको कौन सा, ये वाला पहला वाला ग्रुप है जिसमें बहुत सारे बच्चे, हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं, इसको क्लिक कर देना है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपको PDF मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें PDF भी मिल रही है, नॉलेज भी मिल जाती है। ठीक है ना, और इसके साथ ही साथ बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी, वीडियोस टाइम टू टाइम यहाँ पर मिल रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चंस का सिलसिला भी मिलता रहेगा। ठीक है, बहुत सारी PDFs भी आपको मिलती जाएंगी। तो चीज़ें बिल्कुल आपके लिए सेम है। ठीक है, तो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्पेस जरूर होना चाहिए, अपना लोगो जरूर देखना चाहिए गुरुजी वर्ल्ड का। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएगा। पल पल की न्यूज़, अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम पर आपको आ जाता है, अगर वीडियो का बाद में नोटिफिकेशन आता है। जय हिंद, वंदे मातरम।